Assalamu alaikum. Thank you everyone for joining. Will wait a couple more minutes for everyone else to join. Keeping that in mind कि बाकी students के आज एग्जाम्स वगैरह की crucial time है, तो इसमें मैं एक basically introduction दे दूंगी. ठीक है, so वो लोग जो available हैं they can at least start working. ठीक है, और काम जो है वो pending ना जाए, और जिनके अभी एग्जाम्स हैं जो busy हैं they can catch up later. ठीक है, तो थोड़ा सा उस बारे में एक 30 मिनट्स का क्विक सेशन करेंगे, सो दैट अगेन वो लोग जो अवेलेबल हैं वो ताकि काम को जारी रख सके, एंड दोज पीपल दैट आर बिजी दे कैन कैच अप लेटर. Again, it's a part of working together and understanding differences at the moment. So thank you for understanding that. 2 more minutes and then we'll start. Thank you, Jay. डॉक्टर साहब, जी, एहसन का कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको ज्वाइन करने में। ठीक है, sounds good. कोई ऐसी बात नहीं, मैं जब स्टार्ट कर लूँ. ओके, थैंक यू एवरीवन. हम स्टार्ट करते हैं इसको ऑफिशियली. एक बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि सो फार आप लोगों का डेटा एक्सट्रैक्शन, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, जानना चाहते हैं, कोविडेंस पे चैलेंज आ रहा है, जो भी वो है, आप उसमें तकरीबन कुछ लोग लिंक मांग रहे हैं, प्लीज आप उनको शेयर कर दें वेबसाइट का लिंक, उसका जी ठीक है। व्हाट्सएप पे. प्लीज एड्रेस दीज व्हाइल आई एम वर्किंग है. ठीक है, तो उनको जो भी है वेडनेसडे हम सेशन करेंगे. ठीक है, ड्रॉप इन है. जिसको भी जो सवालात हैं कोविडेंस को लेके या कोई और कंसर्न्स हैं विद डेटा एक्सट्रैक्शन, आप लोग ड्रॉप इन हो जाएगा, और जिसका जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से. हमेशा याद रखिए, हमारा जितना भी काम है वी ऑलवेज गो बैक टू आवर आउटकम, कि हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, हम जानना क्या चाहते हैं. तो डेटा एक्सट्रैक्शन से लेके अब हमारा फ्रेमवर्क एनालिसिस भी जो है वो इसी बात पे बेस्ड होगा कि हम उस इंफॉर्मेशन जो पहले हमने कलेक्ट की एज अ वाइडर डेटा, हमने आर्टिकल्स जमा किया, अब उन आर्टिकल्स में से जो हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारे आउटकम को हासिल करने के लिए, वो और फिर अब उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा जिससे हमें आंसर्स मिले. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी. हमने ये बात शुरू से ही रखी थी कि किस तरह से हम फ्रेमवर्क एनालिसिस के साथ जाएंगे. उसकी वजह यह है कि ये सबसे आसान एनालिसिस होता है फॉर सिस्टमैटिक रिव्यू. दूसरा जो कॉमनली यूज किया जाता है वो है थीमेटिक एनालिसिस. थीमेटिक एनालिसिस में हमें थीम्स बनाने होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी कोडिंग करनी होती है. कोडिंग एक तवील किस्म का काम है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क. ठीक है, क्योंकि आप हर आर्टिकल में ये देखते हैं कि कौन सा लफ्ज, कौन सी बात, कौन सा थीम, यानी कि क्या चीज कितनी दफा रिपीट की गई है और किस कॉन्टेक्स्ट में रिपीट की गई है. ठीक है, तो नॉर्मली इस चीज को अप्लाई करते हैं दो तरीके से, लेकिन कहने का मकसद ये है कि थीमेटिक एनालिसिस इज द सेकंड मोस्ट या फिर कॉमनली यूज्ड एनालिसिस.
फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज, लेकिन उसके लिए पहले, जहां तक मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसके लिए पहले आपने एक इंटरव्यू या क्वालिटेटिव स्टडी की भी हो और उसके बाद आप थीमेटिक करें एनालिसिस सिस्टमैटिक रिव्यू में, तो आपको आसानी होती है। वरना इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, it's a lot of going back and forth between the documents, which is not recommended in my understanding कि इस वक्त नहीं होना चाहिए। तो अगेन हम अभी बेसिकली पहली दफा सिस्टमैटिक एनालिसिस करें, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसमें जो है चीजें जो है कॉम्प्लेक्स होती जा रही है इन सर्टेन वे। तो अब आपका एनालिसिस जो है ये बड़ा क्रूशल है। ये आपका हर चीज जितना आपने काम किया है वो अब दो चीजों पे ही डिपेंड करेगा। जो आपने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्शन में आप वो क्वेश्चंस डालें, वो थीम्स डालें जिनके आप आंसर चाहते हैं, और उसके अलावा वो फ्रेमवर्क अब जिसको आप अप्लाई करेंगे, जिसके थ्रू आपको आंसर मिलेगा आपके सवालात का। ठीक है। अगेन इसमें ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह अक्टूबर में आ भी जाऊंगी। मेरी कोशिश है कि अगर मौका मिला तो हम ड्रॉप इन सेशन कहीं, अगर माजू में हमें मौका मिला इन पर्सन भी या ग्रुप्स के साथ एक एक साथ में बैठ के, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है या हम किसी कॉमन प्लेस पे सब जमा होके जो जो हो सकता है, और बाकी सबको जो नहीं आ सकता उसको ऑनलाइन लेके ये काम करें ग्रुप्स के साथ भी। सो डोंट गेट स्ट्रेस्ड आउट, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे काम आप ही ने करना है, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका आउटकम है, ये आपकी कोशिश है। The credit goes to you, but also so does the work. I'm here to guide you, to support you, to help you out where you get stuck. ठीक है जी। तो सबसे पहले दो चीजें समझने की कोशिश करें। फ्रेमवर्क एनालिसिस भी दो तरह के होते हैं। एक फ्रेमवर्क एनालिसिस वो होता है जो कंसेप्शनल होता है। एक अगर हम जनरली बात करें, ये फ्रेमवर्क एनालिसिस क्या होता है, सिस्टमैटिक अप्रोच होती है जो क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज में अप्लाई की जाती है फॉर एनालाइजिंग इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप डेटा, या फिर सिस्टमैटिक रिव्यूज को, जो कि क्वालिटेटिव स्टडी में ही आता है। उसके अलावा it provides a clear and structured way to organize and analyze qualitative data, allowing researchers to identify themes, patterns, relationship within the data। जिसमें हम ज्यादातर, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि थीम्स आइडेंटिफाई करना, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई, सबसे आसान जो एनालिसिस होता है वो होता है जिसमें आप रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कुछ थीम्स बनाते हैं या कुछ एरियाज आप मॉडल्स देखते हैं और उनमें आप रिलेशनशिप निकाल लेते हैं प्रूवन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रूविंग थ्योरी से। वो सबसे आसान किस्म की एनालिसिस होती है। क्यों? क्योंकि ये कहना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 4 होता है, या 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ये एक प्रूवन थ्योरी है। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें आपको बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करना पड़ता, क्योंकि इट इज ऑलरेडी अ प्रूवन थ्योरी। ठीक है। जैसे एडिशन है या डिवीजन है, ऑलरेडी प्रूवन थ्योरीज है कि इसको इससे डिवाइड किया तो ये आंसर आया। ठीक। या फिर 2 + 3 है तो 5 कैसे आ गया आपके पास? क्योंकि हमने ऐड किया, एडिशन से यही आंसर आता है। इट्स अ प्रूवन थ्योरी। दूसरी चीजों में कंपैरेटिवली जहाँ थीमेटिक्स होते हैं, थीमेटिक एनालिसिस है, पैटर्न्स है, उसको अगेन आपको किसी ना किसी मॉडल से, किसी और चीज से जस्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो उसमें इट टेक्स अ लॉट more work as compared to relationships are directly proportional and it's easier to justify। आज हम जो बात करेंगे, हम वैसे तो बहुत सारी इसकी डिटेलिंग होती है किस तरह से थ्री वर्क्स होता है, और आई वुड लव टू गेट इनटू इट, लेकिन फिलहाल कीपिंग इन माइंड कि हमारी टाइमलाइंस क्या है, और फिलहाल आई वांट टू टीच यू मोर फोकस्ड ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग, जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस करके अगर हम करें तो एक डिफरेंस है कि अगर आपसे कोई पूछे जी फ्रेमवर्क एनालिसिस आपने किया तो व्हाट वाज इट। ठीक है। तो एक तो होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और एक होता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, या फिर जिसे आप आम रिसर्च की लैंग्वेज में बेस्ट फिट फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। ठीक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये होता है जिसको आप खुद बनाते हैं, यानी कि फ्रेमवर्क को आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मुझे एक आंसर चाहिए 8। आपको पता है आपका आउटकम क्या है, क्योंकि ये आपने पहले ही अपने रिसर्च क्वेश्चन में डिफाइन कर लिया है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि आपको 8 चाहिए, या आप जानना चाहते हैं कि 8 कैसे आता है, बट यू हैव द एग्जैक्ट आउटकम ना, आपको ये पता है कि आपको ये चाहिए, क्योंकि आपने पीको में अपने रिसर्च क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइन करी है कि मैं रिलेशनशिप जानना चाहता हूँ, मैं इम्पैक्ट जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, वट एवर। तो बेसिकली आपको ये तो पता है कि आप जानना क्या चाहते हैं। सही। फॉर एग्जाम्पल 8 आया। एक तो ये फॉर्मूला है
कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क वो होता है जिसे कहते हैं आप खुद फॉर्मुलेट करते हैं कि 8 आप कैसे लाएंगे। आपने सोचा जी 8 को पहले 4+2 किया, फिर उसको +2 किया, या फिर आपने 16 डिवाइडेड बाय 2 किया, आप या फिर आपने डिफरेंट तरीके से आप आंसर को 8 ले आए। ठीक है, यानी कि आप अपने एक्सपेक्टेड आउटकम, लेकिन उसका जो तरीकेकार है आपने खुद अप्लाई किया, आपने खुद डिजाइन किया, खुद तरीकेकार निकाला। आप उसको मेजरमेंट से कर लें, आप इससे कर लो, यानी कि आपने अपना आउटकम अपने हिसाब से निकाला। Whereas theoretical framework या बेस्ट एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्वेशन। ठीक है, कि ये करने से 4+4 से 8 आ जाएगा। 4 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, डैश दिया हुआ है, 8 आंसर है। तो आपको पता है जी 4 के बाद 4 ही ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो उसको बेस्ट फिट कहते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। यानी कि हमें पता है जी पहले से ये चीज है। एडिशन, अगर फॉर एग्जाम्पल मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें कि मैं कहती हूँ जी 8 लेकर आए बाय अप्लाइंग एडिशन, तो आपको पता है जी मुझे एडिशन अप्लाई करना है, ऐड करना है तो 8 आएगा। तो आप 6+2 भी कर सकते हैं, 4+2 भी कर सकते हैं, 7+1 भी कर सकते हैं, बट लेकिन आपको पता है जी प्लस लगाना है। ठीक है, एक मैंने आपको नंबर दे दिया 8, और मैंने कहा आप द मोस्ट पॉसिबल वेज से आप 8 ले आए। तो 10-2 भी 8 होता है जी। 16 डिवाइडेड बाय 2 भी 8 होता है। 4+4 भी 8 होता है। देयर सो मेनी वेज दैट यू कैन गेट योर आउटकम। उसको आप बेसिकली इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या बेस्ट फिट फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, वेयर एज conceptual framework is something that you design. So again, जहां हम कंसेप्शुअल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसमें ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम अगर डिफाइन करें कि बेसिकली उसमें आप अपना फ्रेमवर्क खुद बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं उसका। यानी कि आप एक कंसेप्शुअल मॉडल बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसमें जो है इंक्लूड करते हैं सर्टेन स्टडीज को, डिजाइन को, हवाला देते हैं, मैप करते हैं डेटा को उस फ्रेमवर्क के ऊपर। फिर डेटा उसमें अकोमोडेट हो सकता है, नहीं हो सकता है, आप उसमें यानी कि जस्टिफाई करते हैं। अगर आप अपना फ्रेमवर्क बनाते हैं तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि देयर हैज टू बी अ थ्योरी, देयर हैज टू बी अ ग्राउंड टू इट। ठीक है, बेस्ट फ्रेमवर्क सबसे आसान होता है जी आइडेंटिफाइंग अ प्री एग्जिस्टिंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पहले से जी एग्जिस्ट करता है, रेलेवेंट स्टडीज को इंक्लूड करता है, क्राइटेरिया आपका पूरा करता है। यानी कि बेस्ट फिट का भी मतलब ये नहीं कि कहीं से भी उठा के कुछ भी ले आओ। अगर वो आपके रिसर्च आउटकम से सबसे क्लोजेस्ट जा रहा है, दैट इज व्हेन यू कैन अप्लाई। ठीक है, और आप अपनी स्टडी में उसका हवाला भी देते हैं कि अगर आपने वो स्टडी का फ्रेमवर्क लगाया तो क्यों, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर आप इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मेंटल हेल्थ देख रहे हैं, तो इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन फिजिकल हेल्थ पे जो फ्रेमवर्क लगा है आपने वो मेंटल हेल्थ पे लगाया, और आप उसको जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टडी बहुत क्लोजली रिलेटेड थी क्योंकि ये एक्सरसाइज के इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ कर रही थी, बट ऑन फिजिकल हेल्थ एंड माइंड वाज रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। दिस वाज गिविंग मी द आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर विद अ लिटिल, कहते हैं ना, कुछ कहीं कहीं आप कुछ पॉइंट्स उसके चेंज करेंगे और मेरे एक्सपेक्टेड आउटकम्स दे रहा है। ठीक है, किसी की स्टडी जी सीबीटी पे रेस्ड है, तो सीबीटी पे अगर कोई थ्योरीज ये पहले से हुई नहीं है स्टडीज, आप जी उसको स्टडी करोगे और आप कहोगे जी ये मेरे क्लोजेस्ट जा रहा था, कुछ चीजों में डिफरेंस था। मैं आपको आगे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि जी किस तरह से फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आप उसको जस्टिफाई करते हैं, ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लगाते हैं। एक बात समझने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि वो फ्रेमवर्क आपका किसी सिस्टमैटिक रिव्यू में ही लगा हो। वो फ्रेमवर्क आपका किसी क्वालिटी किसी और क्वालिटेटिव सिंपल स्टडी में भी अप्लाई हो चुका होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरव्यू की स्टडी में था, किसी रिलेशनशिप की स्टडी में था, किसी और उसमें भी जस्टिफाइड, लेकिन क्वालिटेटिव स्टडी में किसी और क्वालिटेटिव स्टडी में हो सकता है। लाजमी नहीं है कि वो सिस्टमैटिक रिव्यू में ही हो। लेकिन मेरी आपको जाती तौर पे सलाह ये है, मशवरा ये है कि कोशिश ये कीजिएगा कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टमैटिक रिव्यू से ही कोई फ्रेमवर्क निकालें। क्यों? क्योंकि अमूमन अगर हम क्वालिटेटिव स्टडी डायरेक्टली, जैसे कोई प्राइमरी स्टडी थी जिसका हमने फ्रेमवर्क निकाला और हम कहते हैं हाँ जी ये बिल्कुल हमारे उससे जाता है, वो अमूमन कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल यू कैन गेट अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन फिजिकल हेल्थ, जैसे मैंने कहा,
तो उसमें उसने फिजिकल हेल्थ की कुछ क्राइटेरियाज को कंसिडर किया होगा, तो आपने वो जरूर अपने फ्रेमवर्क लगाया, लेकिन मेंटल हेल्थ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वो पूरा नहीं होगा। तो आप ये करते हैं कि उसको फिर फर्दर किसी और चीज से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कोई थ्योरी, कोई मॉडल, कोई और एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क से मिला के यू गेट योर आंसर्स। ठीक है। एज कम्पेयर टू सिस्टमैटिक रिव्यू, चूंकि ऑलरेडी उसमें एनालिसिस अमूमन ब्रॉडर होता है, सिस्टमैटिक रिव्यूज के एनालिसिस ज्यादातर काफी डीपर होते हैं। क्योंकि सिस्टमैटिक रिव्यू अगर आप देख रहे हैं तो बेस्ड ऑन एनालिसिस ओनली। अभी तक आपने कोई सच काम नहीं किया, आपने तो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो लेकिन जो आपका पेपर निकलेगा वो आपकी सारी एनालिसिस से ही निकलेगा। कहने का मकसद ये है। तो सिस्टमैटिक रिव्यूज की जो एनालिसिस होते हैं वो अमूमन बड़े डीपर होते हैं, डिटेल्ड होते हैं, और उसमें आपको अगर पूरा का पूरा अगर आप वो उठाते तो आपको फर्दर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। कहने का मकसद ये है। ठीक है। ये चीजें मैं और आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे समझाती हूँ। तो बेस्ट फ्रेमवर्क जो होता है, आइडेंटिफाई अ प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, इंक्लूड ऑल रेलेवेंट स्टडीज, मैप डेटा इंक्लूडेड, और फिर आप उसको यूज अ ग्राउंड थ्योरी approach approach to generate completely new themes to supplement the framework themes. ठीक है जी। थोड़ा सा विल गो बैक टू की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमवर्क एनालिसिस, थोड़ा सा समझते हैं कि इसकी बेस क्या है। ठीक है। अगेन अगर कोई आपसे पूछे जी आपने फ्रेमवर्क, क्योंकि आप याद रखें कि आप अपनी स्टडी को किसी कॉन्फ्रेंस पर प्रेजेंट करेंगे, आप अपनी स्टडी को किसी जो है पब्लिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है जी। आप उसको पीछे जाके जब आप अपने प्रोफेसर से बात करेंगे, खास तौर पे कॉन्फ्रेंसेस होंगी, प्रेजेंटेशंस होंगे, आप पोस्टर्स प्रेजेंट करेंगे, तो जो प्रोफेसर होंगे वो आपसे लाजमी ये पूछेंगे आपने डेटा कैसे एनालाइज किया, क्योंकि उनको पता है कि आपकी स्टडी एनालिसिस पे बेस्ड है। उसके बाद वो पूछेंगे जी फ्रेमवर्क एनालिसिस लगाया तो बेस्ट फिट ही क्यों लगाया, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि सबसे आसान फॉर्मूला ये लगा दो तो हमने लगा दिया। आई डोंट थिंक सो दे विल गोना बाय दैट। ठीक है। तो ये तो आपकी और मेरी बात है। आप हमेशा अपने रिसर्च क्वेश्चन को लेंगे, यू विल गो बैक टू इट। ठीक है। और फिर आप उस हिसाब से उसको जस्टिफाई करेंगे, जो कि मैं आपके साथ पर्सनली भी आपके ग्रुप्स में काम करूंगी, तो आपको बेहतर समझ आएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि वो आपको चैलेंज भी करे कि आपने थीम वर्क एनालिसिस क्यों नहीं यूज किया, या फिर आपने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्यों नहीं यूज किया। ठीक है। तो उसमें आप डेफिनेटली ये चीजें रख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट एक बेसिक फ्रेमवर्क कैसे डाला जाता है। ठीक है। तो फ्रेमवर्क यही है कि थीम्स और कैटेगरीज को जो है ऑर्गेनाइज करके बनाया जाता है। कैटेगरीज जो हो सकती हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं फ्रॉम द डेटा। अच्छा, ये चीज, ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर करूंगी, इसको आप अपने डेटा एक्सट्रैक्शन में भी यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट पुलिंग इट आउट। यानी कि वो लोग जो अभी तक डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट भी कर ली है, इस चीज का ख्याल रखें कि आपका फ्रेमवर्क जो है वो सर्टेन थीम्स पे, कैटेगरीज पे, कोडिंग पे डिपेंड करेगा, यानी कि सर्टेन वर्ड्स पे, सर्टेन रेपिटेशंस पे, सर्टेन आइडियाज पे। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं एक जेनेरिक एग्जाम्पल दूंगी कि इम्पैक्ट ऑफ क्या कहते हैं फिजिकल एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ। तो हम उसमें अगर ये देख रहे हैं जी, हमें 5-8 आर्टिकल्स मिले, 10 आर्टिकल मिले, उन 10 में से एरोबिक एक्सरसाइज का बहुत जिक्र है, या उसमें वॉक का बहुत जिक्र है, ठीक है, या जॉगिंग का बहुत जिक्र है। फिर हमने देखा जी उसमें मॉर्निंग वॉक का बहुत जिक्र है, या मॉर्निंग एक्सरसाइज के इम्पैक्ट ज्यादा है। तो ये सब क्या है, थीम्स हैं। एक चीज जो रिपीटेडली आपको नजर आ रही है डिफरेंट स्टडीज में, तो दैट कुड बी अ टाइम, दैट कुड बी अ प्लेस, दैट कुड बी अ टाइप, और वो सब चीजें कोड, थीम्स, कैटेगरीज आपकी निकालती हैं। ठीक है। और आप उनको जस्टिफाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल, एक आपका थीम है टाइम, यानी कि मॉर्निंग एक्सरसाइज हैज मोर इम्पैक्ट। ठीक है जी। दूसरा आपका थीम है जी टाइप, या कोड आपका जो आ रहा है वो है टाइप ऑफ एक्सरसाइज। तो आपने लिखा जी वॉक है, जॉगिंग है, या फिर एरोबिक्स है, स्विमिंग है, वट एवर, सर्टन टाइप्स, वो आपकी कैटेगरीज बनना शुरू हो गई। ठीक है। फिर एज आ रहा है, आपने कहा जी हम यूथ देख रहे हैं, तो हो सकता है मेल और फीमेल में डिफरेंट डिफरेंट इम्पैक्ट्स हो, तो वो भी आपकी एक कैटेगरी, कोड, थीम बन गया। कहने का मकसद ये है कि जो जो अब आपके आर्टिकल्स आए हैं, जो जो डेटा एक्सट्रैक्शन आप कर रहे हैं, उनको वाकई पढ़ने की जरूरत होती है, और बहुत डिटेल में जरूरत होती है, क्योंकि जहां आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं
वो आपका थीम्स निकालना है। डेटा एक्सट्रैक्शन शुड नॉट बी जिसे कहते हैं ना बहुत जल्दी में या बहुत उजलत में नहीं होना चाहिए। दो ही चीजों पे आपको बेसिकली काम करना है अभी जो है ना डिटेल वर्क, वो यही है कि आपका एक्सट्रैक्शन और एनालिसिस डिटेल्ड हो और समझ के साथ हो। बाकी राइटिंग अब तो मैं आपको एआई और डिफरेंट टूल्स के साथ फटाफट करवा दूंगी, वो इतना मसला नहीं है। तो याद रखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिस्टमैटिक, और आगे भी जब आप लोग रिसर्च करेंगे, अगर मेरे साथ करेंगे, जब खुद भी करेंगे, दूसरों के साथ, कल को आप भी मेंटोर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, that is all going to be dependent on your understanding of analysis and data extraction. ये बड़ा जो है ना क्रूशल होता है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? ठीक है जी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप लोग डेटा एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में हैं या फिर जिन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है, प्लीज गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट, क्योंकि जब आप फ्रेमवर्क करेंगे तो उसके जो थीम्स निकलेंगे, कैटेगरीज निकलेंगी, उसी से आपके एनालिसिस और आपका फ्रेमवर्क निकलेगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट टाइम बात किया करेंगे जब हमारा इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कोहॉर्ट आएगा वो जनवरी से स्टार्ट होगा, तो वो जो है वो क्वालिटेटिव स्टडी का होगा। हम इंटरव्यू बेस्ड एक सेशन लेंगे, उसमें हम थीमेटिक एनालिसिस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि हर उस चीज को, कोडिंग, थीम्स, कैटेगरीज, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना सीखे। और इसमें कोई अलग बात नहीं है, सिर्फ रेपिटेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स एंड थिंग्स दैट स्टार्ट कमिंग अप इन योर स्टडीज। ठीक है। डिफरेंसेस नहीं, सिमिलैरिटीज आपको ढूंढनी है अपनी स्टडीज में। ओके। अच्छा ठीक है, ये मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, ये एक एग्जांपल है। आई स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन और ये मैं आपको लाइव उस पर दिखाती हूँ। सो ये एक एग्जांपल है एक अप्लाइड पॉलिसी के लिए। अच्छा, याद रखा जाए कि जी बेस्ट फिट या फ्रेमवर्क एनालिसिस 90% हेल्थ रिसर्च स्टडीज के लिए ही यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, जस्ट अ रिमाइंडर है। एज कंपेयर टू डिफरेंट जो वो होते हैं उनके लिए हर दफा जो है वो बेस्ट फिट फ्रेमवर्क जो है या फिर फ्रेमवर्क एनालिसिस हर दफा सूटेबल नहीं होता, लेकिन हेल्थ स्टडीज के लिए अमूमन सूटेबल कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। तो ये एक एग्जांपल है प्री एग्जिस्टिंग उसके लिए। ठीक है, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपसे। तो एक तो हमने बात की कि जनरली फ्रेमवर्क एनालिसिस जो हमने कहा जी प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क एनालिसिस के हिसाब से, तो ये एक स्टडी है। लेट मी गेट बैक टू दिस। हाँ जी। तो ये बेसिकली अप्लाइड पॉलिसी रिसर्च क्वालिटेटिव मेथड है। ठीक है। जो कि आंसर कर रहा है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इस स्टडी के लिए। मैंने एग्जांपल इसमें डाल दिया है, मैं आप लोगों के साथ लिंक अलग से भी शेयर कर दूंगी। और रिशे और स्पेंसर 1994 में इन्होंने 4 कैटेगरीज में ये कहा कि जी इन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया। अगेन नाउ वी आर डेवलपिंग, इसको कहते हैं फ्रेमवर्क डेवलप करना। इन्होंने ओरिजिनली डेवलप किया 1994 में एक स्टडी में कि कॉन्टेक्चुअल, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएटिव और स्ट्रेटेजिक ये सवालात होते हैं। ठीक है, उनके ये गोल्स होते हैं, उनसे पॉलिसी डेवलप की जा सकती है। अगर आप किसी पेपर को स्टडी कर रहे हैं, अगर आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, या कोई भी आप कहें, तो ये अगर 4-5 चीजें आपने इन कैटेगरीज में, इनको आप सैंपल, ये सैंपल क्वेश्चन है, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन कंटेक्चुअल, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएटिव और स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी के साथ, जिसमें आप ये गोल्स हो आपके, कुछ सवालात सैंपल के तौर पे सवालात आगे पीछे जा सकते हैं। अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट एन आंसर टू योर क्वेश्चन कि जी पॉलिसी जो है वो कैसे चेंज हो गई, या पॉलिसी कैसे अप्लाई की जा सकती है, या एक्स वाई जी पॉलिसी रिलेटेड, रिसर्च पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर। नाउ आई नो कि रिसर्च पॉलिसी बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन रिसर्च पॉलिसी बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्टेक्ट होता है। और पॉलिसी पेपर्स पे स्टडी करना, इनको करना, ये एक जबरदस्त स्टडी कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया फ्रेमवर्क,
ये इन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया, जिसकी हमने पहले बात की कि इन्होंने एक सर्टेन थीम्स निकाले, उससे इन्होंने एक फ्रेमवर्क निकाला। अब ये एक बेस्ट फिट फ्रेमवर्क की तरह या एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरह आ गया। अब यही फ्रेमवर्क एक डिफरेंट जो है स्टडी में, रिसेंटली स्टडी में यूज किया गया। ठीक है जी, अभी आपने लिखा हुआ है और उसने नीचे ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया, अगर आपकी नीचे लाइन देख रहे हैं। ये स्टडी अभी इंडिया में हुई, उन्होंने इसी तरह अप्लाइड रिसर्च की थ्योरी को जो है वो कैटेगराइज करने की कोशिश की, अंडरस्टैंड की, और उन्होंने ये मेंशन कर दिया दैट दिस फ्रेमवर्क वाज अडैप्टेड फ्रॉम क्वालिटेटिव डेटा, जेन का, स्पेंसर का, इसका एनालिसिस, ये पेपर, ये, और इससे इन्होंने अपना पेपर के करंटली जो थ्योरीज थी, जो है एग्जिस्टिंग उनकी क्वेश्चंस है, उन्होंने उसको डिराइव कर दिया और उसको जस्टिफाई कर दिया, क्योंकि ये पहले फ्रेमवर्क रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, इसने ये आंसर दिए थे, हमारी स्टडी भी सिमिलर है, इसीलिए हमने जी ये चीज लगाई और हमने अपने जवाबात निकाले या हमने अपने आउटकम निकाला। ठीक है, तो काम आसान हो गया नहीं हो गया है जी? कहाँ इस वक्त बैठे, निकाले, ढूंढे, कौन इतने सारे काम करे है जी? बात काम इतने सारे से ज्यादा बात यह है कि इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च। ठीक है, इट्स अ वेरी इनिशियल फर्स्ट स्टेप, और आप एक जो जूनियर रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए आसान होता है एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स पे काम करना, एंड देन ग्रेजुअली डेवलप दैट अंडरस्टैंडिंग दैट लीड्स टू देयर ओन क्रिएशन ऑफ फ्रेमवर्क और मोर रिसर्च। ठीक है जी, ऑल राइट। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम जी वालेकुम। बोलिए। जी जी मैम बोलिए। तो हम इसी जो हमने फ्रेमवर्क देखा है, फॉर एग्जांपल ये जो भी आपने दिखाया है, तो इससे हाँ हम इतनी क्वेश्चंस को ही लेते हुए हम आगे चलेंगे फिर अपनी स्टडीज में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा हाँ। जो हम किसी फ्रेमवर्क में जा रहे हैं और उस फ्रेमवर्क को हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ हम इस फ्रेमवर्क को लेकर चलने वाले हैं, तो उन्होंने जो हम्म। क्वेश्चंस निकाले हैं हम बेसिकली उसी क्वेश्चंस को पुट करेंगे, कोई अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन या कोई चेंजेस नहीं करेंगे इसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। देखिए, अव्वल तो ये है कि आपने उस फ्रेमवर्क को स्टडी करना होता है, ठीक है, कि ये फ्रेमवर्क कब, कहाँ, किस लिए यूज किया गया और इसकी क्या लिमिटेशन है। फॉर एग्जांपल कंटेक्सचुअल डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये इसकी कैटेगरी है, ये लाजमी होना चाहिए। ठीक है, गोल्स आपने ये कि ये इससे गोल्स आ रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी सैंपल, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ सैंपल क्वेश्चंस के तौर पे, तो सैंपल क्वेश्चंस कैन वेरी, किसी भी फ्रेमवर्क में आगे पीछे चीज हो सकती है, लेकिन यू नीड टू स्टडी दैट फ्रेमवर्क फर्स्ट, कि क्या चीज हो सकती है, क्या उसमें लिखा हुआ है उस फ्रेमवर्क में दैट द क्वेश्चंस कैन बी चेंज्ड और कैन बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट यू लुकिंग फॉर, या फिर ये है कि नहीं, दिस इज अ फिक्स्ड फ्रेमवर्क एंड नीड्स टू बी फॉलोड एज पॉसिबल, तो फिर आप उसको वैसे ही फॉलो करेंगे। लेकिन 90% आप वेरीफाई उसको कर लेते हैं। अच्छा, कुछ कैटेगरीज में ऐसा होता है कि जी आप अगर ये कर रहे हो कि आपने कहा जी ये तो नहीं हिल सकता, गोल्स भी नहीं हिल सकते, लेकिन सैम्पल क्वेश्चंस में आई वुड लाइक टू मेक सम चेंजेस टू गेट माय क्वेश्चन, तो नॉर्मली दिस इज व्हाट आई से कि जी अगर उसने लिखा हुआ है फिक्स, तो फिर आप इसको कोई और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या मॉडल से आप कहेंगे कि जी मैंने वो अप्लाई किया, उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चंस चेंज किए, तो मैंने अपने आंसर्स निकाले, क्योंकि ये बेस्ट फिट नहीं जा रहा था, इट वाज कॉम्प्लीमेंटिंग बट नॉट कंप्लीटिंग माय आउटकम। ठीक है, यानी कि आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर उसमें एक तो लिखा है, अगर गुंजाइश दी हुई है इस फ्रेमवर्क में, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। उसमें भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये चेंजेस किए हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल थी। क्योंकि देखिए, याद रखें कि जिसका फ्रेमवर्क है उसका पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है, वो हमने नीचे रेफरेंस कर दिया, लेकिन अगर हम किसी की चीज में चेंजेस ला रहे हैं, तो फिर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जस्टिफाई करना प्लस रेफरेंस करना। तो कहने का मकसद ये है कि आपका फोकस आपका आउटकम है, उसके लिए अगर आपको चेंजेस करने पड़े, श्योर गो अहेड। इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी विद इन एन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, तो बहुत आसान है, मेंशन कर दे। नहीं है पॉसिबिलिटी, स्टिल यू वांट टू यूज इट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उसको किसी और फ्रेमवर्क से कॉम्प्लीमेंट करें। अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे करते हैं। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड फ्रेमवर्क, अच्छा कहने का मकसद, पिछला वाला आप लोगों को दिखाने का ये मकसद था कि जी द लास्ट वन वाज कि किसी ने क्रिएट किया, उसने पहले काम किया, दूसरे ने यूज किया। बेस्ट फ्रेमवर्क भी यही है, सिंथेसिस जो है सिस्टमैटिक मेथड है। अच्छा, ये दोनों एग्जांपल्स हैं बेस्ट फ्रेमवर्क के, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी और मैं आप लोगों को और चीजें इसकी दिखाती हूँ। The best fit framework synthesis method offers a means to test, reinforce
built on an existing published model, conceived for a potentially different but relevant population. बेस्ट फिट फ्रेमवर्क नॉर्मली ये होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रेमवर्क हो, ठीक है जी। बेस्ट फिट में अमूमन दो या तीन चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, यानी कि एक फ्रेमवर्क, एक थ्योरेटिकल मॉडल, या कोई थ्योरी जो कि आपस में मिलके एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। एज कम्पेयर टू जस्ट अ फ्रेमवर्क, बेस्ट फिट इज यूजली यूज्ड फॉर विद किसी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट करके यूज किया जाता है, नॉट नेसेसरीली बट मोस्टली, ठीक है। एक चीज जो इसमें बहुत जरूरी है, हमेशा याद रखें कि फ्रेमवर्क जब आप एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क लगाएं, और खासतौर पे जब हम कहते हैं वी यूज, अगर आप अब याद रखिएगा, जब आप अपना एनालिसिस करेंगे तो फ्रेमवर्क एनालिसिस इज फ्रेमवर्क एनालिसिस और बेस्ट फिट एनालिसिस इज बेस्ट फिट एनालिसिस। दोनों में फर्क, क्या फर्क है कि बेस्ट फिट एनालिसिस जो है वो यूजुअली रेलेवेंट पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि किसी और पोटेंशियली किसी और सेटिंग में, लेकिन उसकी पॉपुलेशन या उसकी कोई एक चीज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी होती है, या तो कॉन्टेक्स्ट है या पॉपुलेशन है या आइडिया है, हर चीज उसकी एक चीज बिल्कुल बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपने किसी और उसमें यूज की। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। एज कंपेयर टू, जैसे कि प्रीवियसली हमने बात की जी, पॉलिसी मॉडल था, पॉलिसी बड़ा ह्यूज है, हेल्थ केयर प्राइमरी सेटिंग अंडर प्रिविलेज्ड XYZ मॉडल में अगर वो यूज किया जाता, अब आपकी भी स्टडी उसी पे है, अंडर प्रिविलेज्ड XYZ ब्ला 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 पॉलिसी रिसर्च, आप आपने एनालिसिस करना है और वही आप लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द बेस्ट फिट, एज कंपेयर टू जस्ट जेनेरिकली पॉलिसी मॉडल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो फ्रेमवर्क थ्योरेटिकली आप अप्लाई कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? यानी कि अगेन अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो बेस्ट फिट जो होता है वो क्लोजेस्ट होता है आपकी स्टडी से, स्पेशली इधर इन सर्टेन क्राइटेरिया, या तो आपकी पॉपुलेशन उसमें क्लोजेस्ट होगी, या फिर आपकी सेटिंग क्लोजेस्ट होगी, या कॉन्टेक्स्ट क्लोजेस्ट से भी मुराद है कि एग्जैक्टली द सेम हो। एज विद सिमिलर अप्रोचेस, एग्जामिनेशन रेलेवेंट थ्योरी है, टेस्टेबिलिटी है, चले मैं आपको आसानी से एक एग्जांपल दिखाती हूँ इसका। ऑलराइट, सो मैंने पर्सनली, ये मेरी पर्सनल स्टडी है, आप लोगों को आसानी से करके दिखाती हूँ। और क्यों ये मैंने यूज किया और किस तरह से यूज किया था, जब मैंने खुद ये स्टडी की। Okay, let me show you this. Okay. So, जब मैं अपनी स्टडी ढूंढ रही थी, सबसे पहले मैंने ये किया कि जब मैं अपनी स्टडी ढूंढ रही थी, एक मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन, इसमें बार बार चेंज हो। तो मैंने जब ना सिस्टमैटिक रिव्यू कर रही थी, तो मेरा जो टॉपिक था, अब जो पब्लिश भी हो गया, वो ये है, बैरियर्स टू मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट इन प्राइमरी केयर प्रैक्टिस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज पोस्ट पेंडेमिक। तो मेरा बेसिकली क्या था, व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, मेरा जो आउटकम था ना, बैरियर्स टू मेंटल हेल्थ था इन प्राइमरी केयर प्रैक्टिस, ठीक है जी। मैंने इसका क्या किया, मैंने इसका कहा जी, अब मुझे क्या चीज ऐसी मिल जाए जो मेरे कॉन्टेक्स्ट के नियरेस्ट हो। मुझे एक स्टडी मिली, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज इनटू प्राइमरी केयर प्रैक्टिस सिस्टमैटिक। समझ आई? ये 2018 की स्टडी थी, मैंने 2023 में की। मैं बैरियर्स कर रही थी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के प्राइमरी केयर प्रैक्टिस में इन लो मिडिल इनकम कंट्री, लेकिन ये बैरियर्स और फैसिलिटेटर थे, मेंटल हेल्थ सर्विसेज के थे, प्राइमरी हेल्थ केयर में थे। आई वाज वेरी क्लोज टू दिस स्टडी, ठीक है जी। इन स्टडी ने एक ऑलरेडी
सिमिलरली अप्रोच यूज की थी। अच्छा, इन्होंने जो है थीम्स वगैरह करके निकाले थे, इन्होंने अपनी स्टडी के हिसाब से किए, लेकिन मैं अगर आपको एनालिसिस बताऊं, इन्होंने एनालिसिस बेस्ट फिट फ्रेमवर्क एनालिसिस अप्लाई किया था जी। तो इन्होंने बेसिकली बेस्ट फिट फ्रेमवर्क एनालिसिस अप्लाई किया था, और इन्होंने क्या किया था कि ये दो स्टडीज को लेके चले थे, जहां इन्होंने कॉम बी, ये एक मॉडल ऑफ वो है, मोटिव उसके लिए बिहेवियर असेस करने का मॉडल है, क्योंकि इनकी स्टडी बेस्ड थी कि जी कम्युनिटी मेंबर्स के, हेल्थ केयर वर्कर्स के कौन से ऐसे बिहेवियर्स है जिसको हम असेस कर सकते हैं इन इंटीग्रेटिंग हेल्थ प्रैक्टिसेस, प्राइमरी हेल्थ केयर, और जो कि बैरियर्स ऑफ फैसिलिटेटर के तौर पे करते हैं। और श्योर डोमेन जो है वो भी इसका एक वो है जो कि इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट कर। तो बेसिकली दिस वाज वन एंड दिस वाज द अदर मॉडल। इन्होंने दो स्टडीज को कंबाइन करके उसका एनालिसिस निकाला, और जी उसके बाद इन्होंने, अच्छा इन्होंने जो है अपनी जो इनकी थीम्स थी, इनकी ये थी, और मेरी थीम्स थोड़ी डिफरेंट थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि श्योर डोमेन्स होते हैं जो मेन इसके हैं असेस, याद भी नहीं है एग्जैक्टली। ओके, हियर इट इज रिटन, वी डेवलप्ड, इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने काम किया था, मैंने नहीं किया। दे डेवलप्ड अ मॉडल दैट लिंक द श्योर डोमेन्स, ठीक है, द आइडेंटिफाइड बैरियर्स एंड फैसिलिटी, ये इनके थीम्स थे। और कॉम बी, फ्रेमवर्क ऑफ बिहेवियर चेंज ऑल टुगेदर when we look surely more actionable। और इन्होंने जस्टिफाई किया कि इन्होंने ये एक दो तीन, ये इनके थीम्स हैं, ये इनका फ्रेमवर्क था, ये इनका मॉडल था, तीनों चीजें इन्होंने साथ करके कॉम्प्लीमेंट करके लगा के अपना एनालिसिस किया, ठीक है। अब जब मुझे ये मॉडल मिला तो मैंने कहा ये तो मेरा काम आसान हो गया। तो हमने क्या किया जी, कि हमने कहा कि जी हमें तो एग्जैक्टली यही चीजें चाहिए, और मैंने एग्जैक्टली इसको तकरीबन जो है सिमिलर अप्रोच के साथ, सिर्फ मेरे थीम्स में डिफरेंस था और मेरे बैरियर्स थे सिर्फ जो सर्टन वो थे, और बाकी कॉम भी तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड बिहेवियर मॉडल है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती थी। लेकिन बाकी चीजें जो थी ये मेरी दोनों अपने एक्सट्रैक्शन की बेसिस पे आई, यानी कि शोर का फ्रेमवर्क, और मेरे बैरियर्स जाहिर सी बात थे, उनके बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स थे। शोर के फ्रेमवर्क में जो मैंने डेटा एक्सट्रैक्शन से जो चीजें निकाली थी, क्या चीजें मेरे उसमें आ रही थी, जो बैरियर्स आ रहे थे, और जो ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकती थी, ये एक थ्योरी है, ये मॉडल है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, उसके साथ मैंने रिजल्ट्स डिराइव किए एंड आई गॉट माय एनालिसिस। ठीक है जी, अब समझ आई बात कि किस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नियरेस्ट आप ले सकते हैं। अब आपका ये है कि मेरा सिर्फ बैरियर्स थे, और लो मिडिल इनकम कंट्री में थे, उससे भी वेरी कर रहे थे, इनके बैरियर्स थे वो एक डिफरेंट उसमें डोमेन में मेजर कर रहे थे, लेकिन क्लोजेस्ट थी, सब चीजें मिलती जुलती थी, प्राइमरी सेटिंग थी, मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट देख रहे थे, मैं प्रैक्टिस देख रही थी, ये इंटीग्रेशन देख रहे थे, मैं बैरियर्स देख रही थी जेनेरिकली, एंड थिंग्स वेंट वेरी वेरी क्लोजली। तो कहने का और मैंने अपनी स्टडी में ये जस्टिफाई कर दिया, इन्होंने तो फिर भी दो से तीन, दो मॉडल्स मिला के एक स्टडी की, जब मुझे एक कंप्लीट सेंस मिला कि ठीक है इससे मुझे अपने आंसर्स मिल सकते हैं, तो मैंने फिर इनकी स्टडी का हवाला दिया कि आई अप्लाइड बेस्ट फिट फ्रेमवर्क दैट यूज दिस बिकॉज इट वाज ऑलरेडी जस्टिफाइड, ऑलरेडी जस्टिफाई करा था सिमिलर स्टडी को, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट को, आउटकम्स को, बट वो थीम्स वर चेंज्ड एज पर हमारी उसकी, और मैंने इसका कॉन्टेक्स्ट दिया, हवाला दिया कि ये है, इसने एक अच्छे कंक्लूजन दिए थे, और हम अपनी स्टडी में यही अप्लाई करके अपना रिजल्ट और कंक्लूजन निकाल सकते। समझ आई बात? ओके, फिलहाल मेरी तरफ से आज का यही है, आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आई विल टेक सम क्वेश्चंस, किसी के पास बेसिक क्वेश्चंस हैं। मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि जब तक जो लोग मसरूफ हैं वो अपने एग्जाम पे फोकस करें, जो बाकी टीम मेंबर्स इस वक्त अवेलेबल है प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। मेरी कोशिश यही है कि अभी भी आप लोग टाइम पे पूरा कर लें, नेक्स्ट ईयर तक ना रहे। नेक्स्ट ईयर के हमारे रजिस्ट्रेशन जो है वो अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, या हम दूसरा बैचेस लेना शुरू हो जाएंगे, और इस बार हम ईयरली लेना शुरू करेंगे। हमारा जो है वो आ जाएगा वेबसाइट पे,
आप लोगों को भी एजेंडा रजिस्ट्रेशन जो है वेबसाइट्स पे आप लोग करवा सकते हैं, या जो भी स्टूडेंट्स नए भी आएंगे। कहने का मकसद ये है कि आई वुड रियली जो है वांट एवरीवन टू गेट डन एंड completed as much as possible by December, जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है। तो जो लोग अवेलेबल हैं, प्लीज अपना डेटा एक्सट्रैक्शन फ्रेमवर्क एग्जिस्टिंग नियरेस्ट जो आपको मिल रहा है, डिफरेंट सिस्टमैटिक रिव्यूज, एग्जिस्टिंग थ्योरीज, स्टार्ट लुकिंग फॉर इट। आप लोग कुछ शॉर्ट लिस्ट करके रखें, फिर जब आपकी दूसरी टीम मेंबर्स अवेलेबल है, एक 1 आवर की मीटिंग, सब बैठे कंसेंसस करें और साथ बैठ के जो है इस पे बात करें। ठीक है जी। और उसके बाद जो सारी टीम डिसाइड करे, गो विद दैट फ्रेमवर्क। ये बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिसिस है, अंडरस्टैंडिंग योर टॉपिक है, आपका आउटकम को जो कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, गो विद दैट। जब तक जो लोग अवेलेबल हैं अगेन वो वहां से शुरू करें, जो काम कर सकते हैं, जो ढूंढ सकते हैं, सब भाई करें कि हमने ये ढूंढा। आप लोग वंस यू व्हेनेवर यू गाइस आर फ्री यू कैन जॉइन अस। बाकी टीम मेंबर्स बैठे फाइनलाइज करें, और फिर अगेन जो लोग अवेलेबल हैं वो काम करें, फिर जब दूसरे अवेलेबल है वहां से कैच अप करें। सो अगेन इट्स अ मैटर, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर टीम वर्क। सो एंड आई बिलीव कि ये किया जा सकता है, इसमें भी इतना मुश्किल का नहीं है। किसी ने मुझे पूछा समरी का, तो जी समराइज यही है कि फाइंड द राइट फ्रेमवर्क। इसकी आप लोगों को थोड़ी स्टडीज पढ़नी पड़ेंगी। दूसरा, ये स्लाइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेक्चर जो है, अब हमने यूट्यूब का भी शायद चैनल हम बना रहे हैं, तो ये लेक्चर जो है आज रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, ये आपको यूट्यूब पे एक्सेसिबल होगा, आपकी इससे भी हो जाएगा, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। स्टिल एनी क्वेश्चंस? अगेन दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी होमवर्क आपका मोस्ट समराइज वे, वन लाइन वुड बी टू गो एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर सिमिलर फ्रेमवर्क्स। अपना काम आसान से आसान करें। ठीक है, आपका मकसद इस वक्त अपना काम आसानी के साथ कंप्लीट करना। डोंट गेट इन्वॉल्व इन समथिंग दैट पुशेस योर टीम और योर सेल्फ, आप बिल्कुल फंस जाए, क्योंकि वी डू अंडरस्टैंड आपकी और भी चीजें चल रही हैं। अभी आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मजीद चीजें डेवलप करने के लिए बड़ा टाइम है। there's a lot more that you can do as once you develop the basic understanding. ठीक है जी। Any other questions? मैम Any other? जी जो अनमता। सिस्टमैटिक रिव्यू हम सिलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टडी में जो बेस्ट फ्रेमवर्क यूज किया है, ये हमें उनकी मेथोडोलॉजीज में लिखा हुआ पता चल जाए। उन्होंने कौन से फ्रेमवर्क यूज किया था, लाइक उन्होंने फ्रेमवर्क एनालिसिस यूज किया था या उन्होंने थीमेटिक एनालिसिस यूज किया था, ये हमें उनके मेथोडोलॉजीज से पता चलेगा ना। लाइक हमें पढ़ना पड़ेगा टू फाइंड आउट। नहीं नहीं, आपको उनके एब्स्ट्रैक्ट से ही पता चल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आप जब पढ़ेंगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या यूज होगा। एब्स्ट्रैक्ट में हमेशा दे दें, जैसे मैंने आप लोगों का जो एथिक्स का फॉर्म जमा करा है उसमें लिख दिया था फ्रेमवर्क। अच्छा, अब उनके आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, फ्रेमवर्क एनालिसिस यूज हुआ है, फिर आप उसकी मेथोडोलॉजी पढ़े और आप उसका जो है वो सीधा सीधा आप बेसिकली डायग्राम देख लें। हमेशा कहीं ना कहीं कोई डायग्राम होगा जिसमें वो एनालिसिस हुआ होगा। एनालिसिस हैज टू बी थ्रू अ डायग्राम। आप वो पिक्चर देखें, उसको थोड़ा सा स्टडी करें, तो फिर आप मेथोडोलॉजी पे सीधे चले जाएं। बाकी पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लें, एब्स्ट्रैक्ट में फ्रेमवर्क है, बेस्ट फिट है, जो भी है आपने देखा हाँ है, फिर आप उसकी मेथड, अगर उसमें थीमेटिक है, कोडिंग है, फलाना है, तो जरूरत ही नहीं है। डोंट गेट योरसेल्फ स्टक इनटू इट। ठीक है जी। मैं कुछ मेंशन नहीं है, लाइक थीमेटिक है कुछ लिखा हुआ नहीं, बिकॉज मैंने एक फ्रेमवर्क देखने की कोशिश की थी, तो उसमें ये हम्म। मेंशन नहीं हो रहा था कि इधर ये इन्होंने फ्रेमवर्क, मैंने एक एनालिसिस देखी थी, तो इधर ये थीमेटिक है या फ्रेमवर्क है, मुझे समझ नहीं आया। तो फिर अभी इससे तो एटलीस्ट मुझे ये समझ आ गया कि अगर थीमेटिक होगा तो उन्होंने कोडिंग्स यूज किए हुए होंगे। हाँ, बट अगर उन्होंने फ्रेमवर्क एनालिसिस भी यूज किए हुए, तो फ्रेमवर्क एनालिसिस में कौन सा टाइप यूज किया हुआ है, इधर कॉन्सेप्चुअल यूज किया हुआ है या फिर बेस्ट फिट यूज किया हुआ है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो उसमें देखो, अगेन अगर आपको तो इस बात की टेंशन होनी नहीं चाहिए कि उन्होंने क्या यूज किया है। एक बात, ठीक है। अगर आपको वो लग रहा है फ्रेमवर्क आपके काम का है, तो आपने उनका हवाला दे के आपने यूज कर लेना है। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। इस, यहाँ क्योंकि अगेन आप क्योंकि थ्योरेटिकल या आप बेस्ट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, आपको इस बात और से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या किया था। एज फार एज इट्स अ फ्रेमवर्क, इट्स अ थ्योरी, इट्स अ मॉडल दैट यू कैन अप्लाई, गो अहेड विद अगर इट। थीमेटिक भी हो, लाइक अगर सामने वाले ने थीमेटिक भी यूज किया लेकिन मेरे काम से बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है, मैं उसको एज अ फ्रेमवर्क एनालिसिस यूज कर सकती हूँ? नहीं नहीं, नहीं कर थीमेटिक सकती। एनालिसिस उसके डेटा से होगा, वो आप यूज नहीं कर सकते। इट हैज टू ठीक। बी अ फ्रेमवर्क, इट हैज टू बी अ मॉडल। थीमेटिक का तो मतलब ये होता है कि मेरा डेटा मेरा आंसर। ठीक है फ्रेमवर्क मैम। का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग थ्योरी या फिर समथिंग दैट दे हैव फॉर्म फॉर अदर्स टू यूज इट।
थीमेटिक इसीलिए हम यूज नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि थीमेटिक सिर्फ उसके अपने थीम्स के लिए होता है, जो उसकी स्टडीज है वो हम कैसे लगाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर सो मच। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको और एग्जाम्पल दूं, थीमेटिक जो है वो बिल्कुल वैसा है जैसे आ, आपके कपड़े का नाप है ना, जो आपका दर्जी सीता है वो आपके नाप के हिसाब से सीता है। दैट इज पर्टिकुलरली डिजाइन फॉर अनामता। अनमता की हाइट, लेंथ, आर्म्स। वेयर एज जो फ्रेमवर्क होता है ना वो रेडीमेड होता है, 1 फिट ऑल साइज, एनीबडी कैन टेक इट, स्मॉल मीडियम सब चलता है, उसकी पर्टिकुलर लेंथ नहीं होती। सही है। तो जस्ट टू बी माइंडफुल अबाउट इट, थीमेटिक एनालिसिस इज ऑलवेज फॉर इट्स ओन, उसकी अपनी स्टडी का होता है, वो हम नहीं ले सकते। हम थीमेटिक एनालिसिस यूज करते हैं, उसका नहीं यूज कर सकते। इसलिए मैंने कहा उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क देखे, हाँ थ्योरेटिकल मॉडल आपको मिल सकते हैं, डेफिनेटली मिल सकते हैं फ्रेमवर्क में, और आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने किसी उससे फ्रेमवर्क से। ज्यादातर कोशिश करें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे, दैट वुड बी इजियर। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? नो मैम, थैंक यू। मैम, हाँ जी, हाँ जी, आई हैव वन कंफ्यूजन। हाँ जी बोले। मैम, अगर किसी जो भी फ्रेमवर्क एनालिसिस है, हमें उसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक स्टैंडर्ड मॉडल इन्होंने यूज किया है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते? क्या हमें इसकी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए? नहीं, लिखा होगा उसमें, अमूमन लिखा होता है कि फलाना फलाना। हाँ, ये बल्कि अच्छा सवाल किया आपने। इसमें जैसे हमने देखा कि स्पेंसर और रेशे का था, उसका जो मॉडल उन्होंने यूज किया हुआ था, उसमें जो है वो उसमें लिखा आप अगर जब कोई उन्होंने पहले से ही किसी स्टडी का रेफरेंस यूज किया हुआ है, एक तो होता है जी कंसेप्शन मॉडल कि उन्होंने डिजाइन ही किया है, ठीक है, और तो उसमें उसकी मेथोडोलॉजी में आपको मिल जाएगा। एक होता है जैसे सबसे पहले मैंने आपको स्टडी दिखाई थी, तो उन्होंने जो है पॉलिसी के लिए किसी और का यूज किया होता, तो आपको ये रेकमेंडेड होता है अगर अव्वल तो उसी की मेथोडोलॉजी में यूज करें कि इन्होंने कैसे यूज किया, एज इट इज यूज किया है। आप जाके पहले उसकी ओरिजिनल स्टडी देखें, क्या इन्होंने वैसे यूज किया है। मैं अगर आपकी जगह होती मैं तो सीधा सीधा दोनों फ्रेमवर्क रख के देख लेती कि इसने एग्जैक्ट यूज किया है, हल्का सा पढ़ लेती कि ठीक है जी, हाँ ये एग्जैक्टली यूज करना है। वरना फिर अगर चेंजेस आते तो फिर मैं थोड़ा और देख लेती जी कितने चेंजेस है, तो इसका मतलब हाँ मैं चेंज कर सकती हूँ, क्वेश्चन चेंज कर सकती हूँ, ये चेंज कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर किसी ने खुद से बनाई है तो आप उसकी मेथोडोलॉजी देखेंगे। अगर आपको कोई ऐसी स्टडी मिलती है जिसने ऑलरेडी किसी की स्टडी यूज की है, तो फिर आपको ओरिजिनल स्टडी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत एटलीस्ट। ठीक है जी। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके मैम, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है। आज की इतना लेक्चर काफी है। जस्ट अगेन, ये नो प्रेशर, आप लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू करें, लेकिन आपके जो बाकी टीम मेंबर्स अवेलेबल हैं, उनको बोलिए कि जी दे कैन स्टार्ट विद इट, एंड वंस दे गेट बिजी यू विल कैच अप फ्रॉम देयर, या वंस यू हैव कैपेसिटी यू विल कैच अप फ्रॉम देयर। ठीक है जी। तो अब बेसिक मकसद ये है, हम वेडनेसडे को ड्रॉप इन करेंगे डेटा एक्सट्रैक्शन। अब आपको डेटा एक्सट्रैक्शन भी मजीद समझ आ जाएगा जी, फ्रेमवर्क के साथ डेटा एक्सट्रैक्शन। और याद रखें कि डेटा एक्सट्रैक्शन कोई हतमी नहीं होता। अगर आपको फ्रेमवर्क मिला और आपके डेटा एक्सट्रैक्शन में वो सवालात नहीं हो पाए, तो यू कैन ऑलवेज ऐड दोस क्वेश्चन फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन। यानी कि आप अपनी डेटा एक्सट्रैक्शन में मजीद कैटेगरीज ऐड करके वो आंसर्स निकाल सकते हैं जो आपके फ्रेमवर्क में है। तो ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबल ही रहेंगी, यानी कि एक साथ ही साइमल्टेनियसली एक तरह से चलेंगी। सही। तो ये नहीं है जी डेटा एक्सट्रैक्शन में तो हमने ये पूछ के कर लिया, अब हमें ये नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, डेटा एक्सट्रैक्शन में एक और कैटेगरी ऐड कर लें, थीम ऐड कर लें, कैटेगरी ऐड कर लें, और आप निकाल लें वो चीज। तो ये दोनों चीजें साथ चलेंगी। ठीक है जी। ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन। यहाँ भी रात का 1 बज रहा है। थैंक यू फॉर योर टाइम, और इंशाल्लाह वेडनेसडे एक ड्रॉप इन करेंगे। और एक और बात आप लोगों के लिए, मे बी नेक्स्ट संडे आई विल बी, बिफोर माय जर्नी स्टार्ट्स पैकिंग के फेज में, आई विल बी कंडक्टिंग a free session for all the students नेक्स्ट संडे इसी टाइम। जो स्टूडेंट्स मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाह रहे हैं, दे थिंकिंग फॉर इट, या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चूंकि मेरी तीनों डिग्रीज इंटरनेशनल हैं, मैं इस प्रोसेस से बहुत दफा गुजरी हूँ, प्लस आई बीन सपोर्टिंग अदर्स एज वेल। तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कौन से प्रोग्राम्स हैं, कैसे ढूंढते हैं इंटरनेशनल, चाहे वो मास्टर्स के हों, हेल्थ में है, पब्लिक में हेल्थ में है, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड है, एमबीबीएस से रिलेटेड है, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जस्ट हेल्थ प्रोग्राम्स है,
करियर पर्सपेक्टिव्स क्या है, इमिग्रेशन पर्सपेक्टिव क्या है, मूविंग अब्रॉड पर्सपेक्टिव्स क्या है, अप्लाई कैसे करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में जाना है, हम थोड़ा सा उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। और इस संडे हम हर मंथ के थर्ड संडे को हम ये एक इंटरनेशनल उसका जो है सेशंस किया करेंगे स्टडीज के लिए। सबसे पहले मैं कर रही हूँ मास्टर्स के लिए, उसके बाद यूएसएमएलई वाले और वो लोग भी करेंगे, और ये सेशंस फिलहाल फ्री हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन इनकी रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ करेगी, वी विल बी शेयरिंग द लिंक्स विद यू साइन इन के लिए, एंड वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो नेक्स्ट संडे एक सेशन होगा, आई विल बी स्टार्टिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के लिए, मास्टर्स के लिए। और वेयर एज इस वेडनेसडे को ड्रॉप इन है, वो लोग जो कोविडेंस से रिलेटेड, डेटा एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड जिनके क्वेश्चंस है, बी आंसरिंग दैट एज वेल। ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज।